जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर हम आप सभी लोग देखेंगे जिस मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी ये परीक्षा बहुत आराम से क्रैक हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें लेकर आऊँगा, वही चीज़ें पढ़ाऊँगा, उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा जो आपकी परीक्षा में सटीकता से मिले और बहुत आराम से ये क्लिक हो जाए। आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बहुत तेजी के साथ इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। सवालों का जो क्रम है, यहाँ पर सबसे पहले एमपी जीके, उसके बाद जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन होंगे, देन आफ्टर करंट अफेयर और रीजनिंग और मैथ के वो कॉन्सेप्ट होंगे जिस कॉन्सेप्ट के आधारित आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रत्ती भर का चेंजेस नहीं होगा। इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा और अपने एग्जाम को देने चले जाइएगा। ये समझ लीजिएगा, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, इतनी तो बात मैं आपसे कह सकता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो पूरे भारत की अगर बात करें या सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर ये आपका इंदौर हो जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा मध्य प्रदेश के किस जिले को संस्कार राजधानी कहा जाता है। तो जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। आपको पता होना चाहिए, गेहूं ये आपकी सबसे प्रमुख फसल हो जाती है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश का एक और अन्य नाम है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में टाइगर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। हिंदी में बाघ राज्य भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो ये राजधानी जबलपुर हो जाती है। जबलपुर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की रानी किस जिले को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदापुरम है, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको संपूर्णा की रानी कहा जाता है। राइट आंसर डी के साथ। मध्य प्रदेश की राजकीय गान के रचनाकार कौन है। तो इनका नाम श्री महेश श्रीवास्तव है और ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजकीय गान के रचनाकार हैं। करा कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक बर्ड के रूप में माना जाता है। तो एशियन पैराडाइस का नाम है और इसका नाम यहाँ पर एशियन पैराडाइस केसर होना चाहिए, जिसको यहाँ पर दूधराज बोला जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एशियन पैराडाइस और ये फ्लाई केचर होता है जो कि मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक बर्ड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प जो होता है ये सफेद लिली, ये परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और कुल जिलों की संख्या कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छपेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आप लोग याद रखिएगा, इसके गठन के समय यहाँ पर 9 संभाग थे और जिले की बात करें तो 43 जिले थे, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। तो कितने जिलों से गुजरती है। तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद कह रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा मध्य प्रदेश में 64 युगनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए 64 युगनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बोल करके बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में फीड होते जा रहे हैं। आपको पता चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन आप इन सवालों को पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखते जाइए, ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका फायदा आपको अभी नहीं मिलेगा। जब आप एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आपके सामने से होकर गुजरेंगे तो आप खुद ब खुद इसके आंसर लगाते हुए निकल जाओगे। बस आपको बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को देखते रहना है। कह रहा मध्य प्रदेश में 64 युगनी जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है। तो मैं कहूंगा ये खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। अगर तीलियां पूछी जाए तो अगर 24 तीलियों के साथ जवाब है तो बिल्कुल सही है। कह रहा भारत में सौर मंदिर कहाँ स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्टार लगा करके रखिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए भारत में सौर मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसकी जब बात की जाए तो ये आपका कहाँ, महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कोलंबो ये किस देश की राजधानी है। ये साथियों बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल या श्रीलंका। मैं कह सकता हूँ ये तो आपकी श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो जो है ये श्रीलंका की राजधानी है।
कह रहा भारत की यहाँ पर दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या दोगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। अब कह रहा दिल्ली ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, ये आपका जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी के नाम से। ये भी परीक्षा में आपकी क्वेश्चन आएगा। कह रहा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो में कहूंगा ये आपका सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ये साथियों आप लोगों को हो सकता हो पहले से पता हो, अगर नहीं पता है तो बोध गया। आप सभी लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में ही प्राप्त हुई थी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हीनयान और महायान ये किस धर्म के दो पंथ हैं, ये आपके बौद्ध धर्म के पंथ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहा है यहाँ पर गीत गोविंद के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी लोग क्या राइट आंसर लगाओगे। गीत गोविंद के रचयिता जब भी आपसे पूछे तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। एक कथन है, कह रहा मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत से संबंधित में आखिरी के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी ने कही, तो ये लाला लाजपत राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप सभी लोग किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर दोगे बताइए। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर बुध ग्रह है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और उसके बाद कह रहा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग इनका नाम है और ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता, समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार करता है, धर्म पालन करने का अधिकार करता है, स्वतंत्रता का भी अधिकार करता है लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है। तो आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर, देखिए आपके विज्ञान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आते हैं क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, ये सवाल आएगा। देखिए कह रहा है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती, बिल्कुल सही बात है। ये कौन से नियम का पालन करता, तो आपको याद रखना ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है अस्थायी चुंबक किससे बने होते हैं, तो अस्थायी चुंबक ये मृद लोहे से बने होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो पानी को कठोर बनाने वाली एक तो आपकी मैग्नीशियम और दूसरा कैल्शियम, ये पानी को कठोर बनाने वाले खनिज हैं। अगला देखिए कह रहा निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है, तो मैं कहूंगा मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो इसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में मेरे भाई यहाँ पर उत्तल लेंस यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव लेंस में या नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है, इसको निकट दृष्टि कहा जाता है। आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के देख लेते हैं। कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की, तो अभी आप सभी को पता था कि पंजाब में यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ आई थी और बाढ़ से प्रभावित हो गया था पूरा पंजाब। तो यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की थी उस समय केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए कह रहा आरबीआई, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप सभी लोग क्या करोगे, राइट आंसर फटाफट दीजिए। ये कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन अब यहाँ पर रीजनिंग के होंगे आपके लिए। यहाँ पर आपका पेपर अगर वाकई में क्रैक करना चाहते हैं आप सभी लोग एमपी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम को, तो आपके लिए यहाँ पर जो भी सेशन प्रोवाइड किए जाएं तो इन सभी सेशंस को देखिए और अपनी जो है स्टडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। तो यहाँ पर ये सारे आपको सेशन किस माध्यम से देखना है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके सारे के सारे सेशन आप सभी को वॉच कर लेना है ताकि
आपका जो 30 अक्टूबर से जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप सभी लोग अपना जो है हक पूरा करके आइए और एग्ज़ाम को फोड़ करके रखिए ताकि आप सभी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को बताना है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लिए तो समझ लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन मैथ के आपको हलवा लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी बच्चे कौवे हैं, सभी बिल्लियाँ कौवे हैं और निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। तो ये आपके मान लेते हैं बच्चे हैं, बी फॉर बच्चे, और सभी बिल्लियाँ यहाँ पर कौन है, सभी बिल्लियाँ यहाँ पर कौवे हैं। तो ये आपकी बच्चे सभी बच्चे कौवे हैं तो हम लोग कौवों को बना लेते हैं। ये के फॉर कौवा और सभी बिल्लियाँ कौवे हैं, यानी कि यहाँ पर ये बिल्लियाँ हैं और ये सभी बिल्लियाँ कौवे हैं और ये बच्चे, यानी कि यहाँ पर अगर कंडीशन वाली बात हो गई कि यहाँ पर बच्चे हो गए और ये आपकी बिल्लियाँ हो गई, ये बिल्लियाँ हो गई और ये सी फॉर चिल्ड्रन हो गए और इन पूरे में ये कौवे। अगर यहाँ पर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप ऐसे विकल्प का चयन करिए, उसमें ये लिखा हो या तो निष्कर्ष 1 सही है या तो निष्कर्ष 2। तो ऐसा अगर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आपके काम आएगी इस बार एमपी पुलिस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर चूहा, कृतंक, मधुमक्खी। यहाँ पर जो चूहा है ये कृतंक के अंतर्गत आता है, मधुमक्खी किसके अंतर्गत आती है, तो ये कीट के अंतर्गत आती है। कीट आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा नहीं, ये आपका शब्द एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे सॉल्व करोगे देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है यहाँ पर दुखी का संबंध दुखी का संबंध यहाँ पर नाखुश से है, तो बोलने का संबंध आपको बताना है। ये इसका संबंध इससे है तो बोलने का संबंध किससे होगा, तो यानी कि यहाँ पर चिल्लाना नहीं कहेंगे, चिल्लाना कह सकते हैं, यानी कि जो बोल रहा है वो चिल्ला रहा है। ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं सेम मीनिंग वाले होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है OJYMLW, उसके बाद यहाँ पर KNU, उसके बाद IPS है, उसके आगे कौन से 3 लेटर आएंगे, ये बात आप सभी से पूछी जा रही है। अगर बात करें O15 पर होता है, M13 पर होता है, यानी O से 2 घटाया गया, फिर M से 2 घटाया गया है, फिर यहाँ पर 2 घटाया गया है। जब आप I में 2 घटाओगे, I 9 पर आता है तो यहाँ पर G आ जाएगा। अब जी तो सभी ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। J 10 पर होता है, L 12 पर होता है, फिर 2 बढ़ाएंगे और P में 2 बढ़ाओगे तो यहाँ पर PQR, यानी कि R यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 घटाया जाएगा और फिर यहाँ पर 2 घटाया जाएगा, फिर यहाँ पर S19 पर आता है, 2 घटाओगे तो क्यों आएगा। तो GRQ कहाँ पर लिखा हुआ है, GRQ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर 7 दोस्त हैं OPQRST और एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देखते हैं। साथियों ये वो क्वेश्चन है जो आपसे आपके अपने तौर पर पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अपने मनोमस्तिष्क को एक तरीके से पूरे ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को देखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए इन चीज़ों पर आप सभी को अगर विलुप्त कर लेते हैं तो इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जैसा पेपर पूछा जाता है ये बहुत ही अच्छे से पता है और अंजादे के साथ पता है, इसलिए बहुत आराम से और बहुत तसल्ली के साथ क्लास को देखिए। कह रहा है यहाँ पर 7 दोस्त हैं और एक मूवी देख रहे हैं बैठ करके पंक्ति में। तो ये मैं पंक्ति बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कह रहा है एस एक छोर पर है, तो ये यानी कि यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी और इधर भी। और एस के दाएं दूसरे स्थान पर क्यों बैठा है, मान लेते हैं हम इसको यहाँ पर बिठा दें, फिर दाएं इसको बिठाना है तो क्यों हमको यहाँ पर बिठा देना होगा। अब कह रहा ओ और क्यों के बीच में पी है, ओ कहाँ पर है, ओ यहाँ पर हो जाएगा, ओ और क्यों के बीच में पी हो जाएगा, और यू किसी भी छोर पर नहीं है, यानी ये यहाँ पर भी नहीं होगा, या तो यहाँ होगा। तो कह रहा है टी के बाएं आर है, तो टी के बाएं आर है, यानी कि टी की अगर बात करें टी यहाँ पर बनाएंगे और आर यहाँ पर बनाएंगे। अब यू आपका यहाँ पर हो जाएगा। सारी चीज़ें हमने देख लिया। और बीच में कौन बैठा है, तो 3 इधर से कट कर दो, 3 इधर से कट कर दो, बीच में पी बैठा है, पी आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि यहाँ पर उदयपुर, राजस्थान और भारत, इनके बीच में आरेख जो बनेगा वो कैसे बनेगा। सबसे बड़ा यहाँ पर भारत है, भारत के अंदर एक राज्य आता है राजस्थान, और राजस्थान में एक शहर आ जाता है उदयपुर। ऐसा कुछ आरेख बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से कहा जा रहा है, जैसे 11 से 225 बनाया गया है, वैसे 14 से आपको कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मुझे तो इतना लग रहा है कि भैया ये 15 का स्क्वायर होता है, 11 से 15 कर दिया गया है, यानी 11 में अगर 4 जोड़ दें तो ये आपका 15 हो जाता है, और अगर इसमें भी 4 जोड़ दें तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ोगे 18, और 18 का स्कोर आपका होता है 324। अगर 324 हमें ऑप्शन में मिल जाए, हम इस यानी भरोसे मतलब कि मेथड पर भरोसा कर लेंगे, तो ये ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रख लेना होगा। अब कथन और निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से पूर्वक देख लेना। आपसे कहा जा रहा है सभी मुर्गियां शेर हैं। अच्छा, एक काम करिए, यानी कि यहाँ पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये सभी मुर्गियां हैं और सभी मुर्गियों को हमने क्या किया, शेर कर लिया। अब सभी शेर बिल्ली हैं तो हमने क्या किया, सभी शेरों को बिल्ली कर दिया, और उसके बाद निष्कर्ष पढ़ लिया। उसके बाद देखना है कौन सही कौन गलत है। सभी बिल्लियां मुर्गियां हैं? जी नहीं। इतनी बिल्लियां मुर्गियां कहाँ हैं, और इतनी बिल्लियां ये मुर्गियां कैसे, ये इतनी बिल्लियां हैं आपकी, कुछ बिल्लियां मुर्गी हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा कि कुछ बिल्लियां मुर्गी हैं, यानी कि ये मैं कहूँगा इतनी बिल्लियां मुर्गी हैं, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को इन लेटर में बदला जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड मिस्ट को किस प्रकार लिखोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो लेटर्स हैं वही लेटर यहाँ भी हैं, लेकिन बनाया कैसे गया ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की गई है TSI, यानी कि TSI से शुरुआत की गई है, और उसके बाद NEI, उसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है NEI। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुई, जैसे कि यहाँ पर CS आना चाहिए, CS, और लेकिन इन्होंने SC कर दिया है, उठा के इसको सेम टू सेम ऐसे लिख दिया है। और इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, H लिखेंगे, D लिखेंगे, IM लिखेंगे, N और SD लिखेंगे, और उसके बाद L, लेकिन अब OG नहीं लिखेंगे, GO लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से। तो ऐसा आपका HTIMSDLG, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ है, जिन भी स्टूडेंट का, तो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। और आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये कॉलम वाला छूटा है, तो यहाँ पर अगर बात करें 13 से ये 117 कैसे हुआ है, उसी प्रकार 12, और यहाँ पर इसको 12 से 132 कैसे बना है। अगर 12 की गुणा 11 से कर दोगे तो यहाँ पर 132 आ जाएगा, और अगर 13 की गुणा 9 से करोगे तो 13 9 या 117, यानी कि 22 की गुणा 7 से कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 154 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 154 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से कहा जा रहा है कि 8 दोस्त हैं ABCDEFGH, तो यहाँ पर दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो एक गोल मेज हमने बना ली, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ये 8 लोगों की हमने बैठने की जगह बना ली। उसके बाद कहा जा रहा AF के सामने और B के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो मान लेते हैं साथियों B के दाएं तीसरे स्थान पर, B को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो, मान लेते हैं B को हम यहाँ पर बिठा दें। B के दाएं तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कौन होगा, A होगा। 1 मिनट, यहाँ पर A होगा, यानी उसके बाद कह रहा AF के सामने है, तो ये F आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कह रहा है कि G जो है GF और D के बीच में है, तो GF और D के बीच में है, तो ये F ये हो गया, D ये हो गया, G यहाँ पर हो जाएगा, GF और D के बीच में है, और ये D के बाएं H है, तो ये आपका H आ जाएगा, यानी H यहाँ पर आ जाएगा। और कह रहा है यहाँ पर C और E के बीच में, यहाँ पर कौन है, C और A के बीच में E है, तो ये E हो गया। अब C के सामने कौन बैठा है, C के सामने यहाँ पर कौन बैठा है, D बैठा है,
तो ये आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ये सवाल मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और था, ये चीज़ आपकी चेंज की जा रही थी। तो सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो डी आपका ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है पी क्यू का अनुपात 5:6 है और आर क्यू का अनुपात 25:9 है, तो पी आर का अनुपात निकालिए। जैसे यहाँ पर एक तरीके से क्यों 2 बार है तो क्यों बीच में आएगा, जैसे कि P हो गया अनुपात क्यों हो गया और ये अनुपात R हो जाएगा। सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे, उसके बाद P और R का अनुपात निकालेंगे। P और Q कितना है, अगर यहाँ पर बात करें तो 5:6 है। कितना है, 5:6 है। और Q और R कितना है, तो देखिए R क्यों है 25 अनुपात और ये क्यों R हमें लिखना होगा, तो ये आपका 9:25 हो जाएगा। तो ये आपका 9:25 हो गया। अब हमारा बहुत आराम से निकल के आएगा। कैसे निकलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 की गुणा यहाँ पर इससे करिए तो ये 5×9=45 आ जाएगा। 9×5=45 और 9×4 54 और ये आपका क्या आ जाएगा, 25 × 6 से करोगे तो ये आपका B अनुपात Q अनुपात ये आ गया कितना, 45:54:150। तो P और R की अगर बात की जाए तो 45:150 हो जाएगा। 3 से कट करोगे तो 45:150, इसको अगर कट करोगे 5×3=45, ये 9 और 10 यानी कि 3:10 ये इसका अनुपात हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहा एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 4x और 3x और 2x ये भुजाओं का अनुपात मान लेते हैं। अब इसका परिमाप क्या होता है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप होता है। यानी इसको प्लस करना होगा तो ये कितना आएगा भाई, इतना ही तो आएगा 63। यानी कि 4 3 7 ये आपका 9x बराबर कितना आ गया, 9x बराबर 63। x बराबर आपका 63/9 आ जाएगा। क्या इससे कट जाएगा, यानी कि 9×5=45, ये आपका 9×7=63। x बराबर आपका 7, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर ये पहली वाली, यानी कि 4x का मान यहाँ पर क्या होगा, 4 × x का मान यानी कि 7, तो ये आपका 7×4 = 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत हलवा क्वेश्चन है। कह रहा जो दो संख्याएं हैं 16 तथा 20, इनका महत्तम समापवर्तक बताइए और लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर 16 और 20 का हम लोग महत्तम समापवर्तक देखेंगे। तो 2 से कट करोगे 2 8 और 2 दहम, ये आपका हो जाएगा। और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अगर एलसीएफ की बात करें यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये आपका 4 हो जाएगा। अगर लघुत्तम समापवर्तक की बात करें 16 और 20 का, तो 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो ये आपका 2, और 2 से कट करोगे तो ये आपका 8 और 10, और एक बार 4 से कट करो, एक बार 5 से कट करो, तो ये आपका 2 दूना 4, 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80, यानी कि ये आपका एलसी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसके अनुपात की अगर मैं बात करूं, 4:80 आया है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1:20 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंकित मूल्य पर अगर हम लोग बात करें, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर जब बात की जाती है, अंकित मूल्य जो है ये आपके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो मान लेते हैं अगर ये 100 है, ये 60% अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा 160। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 2 8 16। अगर अंतिम मूल्य यहाँ पर कितना है, यानी कि 8 है, तो ये आपका क्रय मूल्य यहाँ पर 5 होगा। तो कह रहा वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य नहीं, ये आपका क्रय मूल्य 5 है, तो 5x मान लेते हैं, तो 5x क्रय मूल्य है, तो ये आपका इसका 20% के लाभ पर बेचना है। तो इसका 120% निकालोगे तो 120/100 आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। 20 संग और 20 पंचे यानी कि 5 कैंसिल हो जाएगा, 6x आएगा। यानी कि अगर हम बात करें इस 5x को अगर 20% के लाभ पर बेचते हैं तो ये 5x की जगह पर 6x हो जाता है। तो कह रहा है छूट प्रतिशत क्या रहेगी। छूट प्रतिशत की अगर बात करें तो ये अंकित मूल्य आपका 8% जो आया है 6x ये वाला, ये 8x माइनस 6x करोगे गुणा 100 आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 8x आएगा। तो 8x और माइनस 6x और गुणा 100 और बटे में आपका 8x से कट जाएगा। ये 25% छूट प्रतिशत आपकी निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देख लीजिए और उसके बाद आपकी क्लास एंड की जाएगी। आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से सवाल को देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान बताइए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 8 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर 8 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो 8 की गुणा 44 से करोगे तो अगर यहाँ पर 4 8 कितना हो जाएगा 32 और 32 3 35 और ये आपका 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 बन जाता है। कितना, तो औसत 47 बन जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर औसत कितना बन जाएगा, 47 बन जाएगा। संख्याओं की अगर बात करें, संख्याएं कितनी हैं, 8 है मान लेते हैं। 47 की गुणा 8 से करवाइए, 47 यानी कि 7 8 56 और 4 पंचे 20 और ये आपका 37 उधर जोड़ जाएंगे यानी कि 376, यानी कि अब 376 आ गया ये आपका। तो अब y का मान, अब अगर यहाँ पर पूछा जाए तो आप इस नंबर में से इसको घटाइए, 376 माइनस यहाँ पर 352 आप कर देंगे और बटे में कितनी संख्याओं की बात चल रही है, 8 संख्याओं की बात चल रही, जो घट के आएंगे उसको 8 से भाग देंगे तो 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और ये इसको यानी कि 8 त्रिक 24 यानी कि ये आपका y का मान 3 निकल कर आएगा। 3 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने पेपर को क्रैक करने के लिए हैं अगर। और जिस यहाँ पर अगर ये क्लास की PDF चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी PDF भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अंतिम समय आपके पास है, हो सकता हो कुछ घंटे बाकी हो या कुछ दिन बाकी हो, तो इस PDF को आप सभी लोग लिख सकते हैं और अपने सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो बैकवर्ड की क्लासेस तैयार करवाई हैं आप सभी के लिए और उसमें जो शानदार क्वेश्चन उसको एक बार जरूर जा करके देखिएगा। और ग्रुप में ये आप लिंक शेयर कर दीजिएगा वीडियोस की, ताकि सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकें और प्यारा सा कमेंट के माध्यम से बताइए क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।